विकास जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जय भीम। जय भीम। साथियों, आपको पता है कि ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन राज्यसभा में जो हमारे बहुराष्ट्रीय नेता हैं, बहन मायावती जी, जो हमारे समस्त बहुजन जनों की नेता हैं, प्रधान उनको कह सकते हैं बहुजनों की, आज के डेट में है, उनको राज्यसभा में भाजपा मतलब जो प्रेजेंट सरकार है उनके द्वारा बोलने से रोक दिया जाता है। ये समझिए कि ये केवल मायावती जी को बोलने से नहीं रोका गया, समस्त दलित परिवार को बोलने से रोका गया है। समस्त दलित परिवार के मुंह पे वर्तमान सरकार का तमाचा है। और इस तमाचे को हम, जैसे कि हमारे सारे साथी भाई कह रहे हैं, इसको हम 2019 में दिखाएंगे कि 2019 में उनके मुंह पे हम तमाचा दिखाएंगे, उनको हम बताएंगे कि हमारा क्या अधिकार है और आपने हमारी बहन जी को राज्यसभा में बोलने से रोका और हम आपके साथ क्या करके दिखा सकते हैं। साथियों, बड़ी गंभीर स्थिति हो गई है आज के डेट में। जब इन्हें वोट लेना होता है तो हम दलितों को ये बताते हैं हिंदू हैं, और गौरक्षकों के नाम पे हमारी हत्याएं की जा रही है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारी हत्याएं क्यों भाई? अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो बहन कुमार मायावती जी भी तो हिंदू थी, उनको राज्यसभा में बोलने से क्यों रोकते हो आप? उनको बोलने दो, उनका बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है। आप नहीं बोल सकते हो। केवल आप कहते हो कि हम वंशवाद खत्म करेंगे, लेकिन कहाँ वंशवाद खत्म कर रहे हो आप? राजनाथ जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लड़के को नोएडा से टिकट दे के एमएलए बना रहे हो, और आप कह रहे हो कि वंशवाद खत्म कर रहे हैं। ये लोगों केवल गुमराह कर रहे हैं। इनके बारे में सुनिए, एक बहुत मजेदार छोटी सी कहानी है। ये अब तक हम लोगों को गुमराह किए हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, ये हमें गुमराह करते गए, लेकिन इन्हें अब हमें गुमराह करना है। साथियों, अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं इस मंच के लिए, अगर आप आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। देखिए, इनको गुमराह अब हमें करना है। आज तक ये हमें गुमराह किए हैं। क्या हुआ, एक बार एक बाबा होता है, तो वो कहीं जाता है, तो उसको दान में उसका जो शिष्य है उसको एक बकरे का बच्चा दे देता है। वो उसको लेके जाता है, तो तीन तीन ठग देखते हैं, कहते हैं यार आज तो कुछ कमाई हुई नहीं है। वो बाबा बकरा लेके आ रहा है, उसका बकरा ही लेके हम आज कुछ इनकम कर लेते हैं। तो तीनों ठग आपस में राय किए और 3 जगह चले गए, 3 चौराहे पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो पहला चौराहे से जब बाबा गुजरता है तो पहला ठग कहता है कि बाबा जी, ये आप पिल्ले को, बच्चे को कहाँ गोद में बैठा के घूम रहे हो? तो बाबा उसे उतार के देखता है, कहता है ये पिल्ला है। नहीं नहीं, ये तो बकरा है, मेरे शिष्य ने दिया है, और उसको फिर से ले लेता है अपने कंधे पे। जब दूसरे चौराहे पे जाता है तो दूसरा वाला ठग भी खड़ा है, वो भी कहता है कि बाबा जी, आप ये पिल्ले के बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो? ये तो पिल्ला का बच्चा है। बाबा को लगता है यार वो भी कह रहा था, ये भी कह रहा था, फिर उतार के देखता है उसको और कहता है कि नहीं नहीं, ये पिल्ला नहीं है, ये तो बकरा है। फिर उसको लेके जाता है। जब तीसरे चौराहे से गुजरता है तो तीसरा वाला ठग भी यही बात बोलता है, तो बाबा को लग जाता है कि नहीं नहीं, ये बकरा नहीं है, पिल्ला है, और उसको छोड़ देता है। ठग लेके चले जाते हैं। तो आज तक इन सवर्णों ने हमारे साथ ठगी किया है। दोस्तों, आप ये प्रतिज्ञा प्रण कर लीजिए, अब हमें ठगी करना है और बहन मायावती को पीएम तक पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथी ने कहा 100 में बोलना है, इसलिए मैं अपने बारी को विराम दे रहा हूँ। जय भीम। दोस्तों, इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर विश्व प्रताप सिंह आगरा से आए हुए हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं, और आप युवाओं के बीच वो अपने आज तक के एक्सपीरियंस को, मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है संक्षिप्त में रखेंगे। विश्व प्रताप सिंह। जय भीम साथियों, जय भीम, जय 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 भीम। तो आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तो बहुत गंभीर की जाएगी, पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है, हो गया है। और जिस तरीके से आज के टाइम पे बिना रिसर्च के कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाहे रिसर्च किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी, चाहे साइंटिफिक हो, पॉलिटिकल हो, या हिस्ट्री में हो, या कहीं भी हो, बिना रिसर्च के कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं किसी भी आईआईटी, आईआईएम या
इतनी कम है ना के बराबर। आप ना के बराबर ही समझिए। वहां पर 99% वही समुदाय है जो आपको हर चीज से वंचित कर रहा था। शिक्षा में आज भी वो आपको उसी तरह से वंचित कर रहा है जो आज से 70 साल या 20 साल पहले कहें वंचित कर रहा था। तो उसके लिए प्रॉब्लम कैसे है? हमारे बहुत ज्यादा एस्पिरेंट नहीं है वहां जाने के लिए। क्यों एस्पिरेंट नहीं है? लोगों को एक शौक लग गया है, छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेंगे, आराम का जीवन गुजरेगा। लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, बस एक पीढ़ी चल जाएगी। सामाजिक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, कोई समाज के लिए वैज्ञानिक या साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, और उससे आपका समाज इतना कमजोर हो जाएगा, आपकी राजनीति भी फेल हो जाएगी। आज की आप देख रहे हो 1990 के बाद काशीराम साहब भी एक साइंटिफिक बंदे थे। उन्होंने बीएससी की थी उस वक्त 1950 के अराउंड। वो भी साइंटिफिक बंदे थे। उन्होंने बहुत वहां से रिजाइन दे के, जो डीआरडीओ की लैब में काम कर रहे थे, वहां से रिजाइन दे के काफी संगठन को खड़ा किया। 1990 तक उन्होंने इतना उस 20 साल के जो कालांतर था, 20 साल के कालांतर में उतना काम कर दिया कि जो कि नामुमकिन लगता है। लेकिन इसके बाद 1990 के बाद कई बार सरकार बनी, जो कि 2012 तक बनी। बहन जी ने उस सरकार का मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो उस जो वो कालांतर रहा है, वो कालांतर एकदम दलितों के लिए स्वर्णिम रहा है। जो कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसमें बहुत सारे दलित पिछड़ों और बहुत सारी जो मजलूम हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। और उस स्थिति से अच्छे होने से बहुत देश का विकास हुआ है। क्योंकि हमारा समाज, जो कि हम मानते हैं बहुजन समाज 85% है, अगर उसका विकास नहीं होगा तो देश का विकास तो होगा ही नहीं। और यही रीजन है कि आज तक देश इस तरह पिछड़ा क्यों रह गया। पिछड़ा इसलिए रह गया क्योंकि साइंस में या हिस्ट्री में या पॉलिटिक्स में डाइवर्स फील्ड से लोग नहीं आए। जब डाइवर्स फील्ड से लोग नहीं आते हैं तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हद तक है। लेकिन जब डाइवर्स फील्ड से आएंगे तो भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। अभी जो नोटबंदी हुई थी, उसका रिसर्च का आंकड़ा आप कुछ देखें तो प्राइवेट जो बैंक है, प्राइवेट बैंक में भ्रष्टाचार, जो नोटबंदी को जो बिना उसके कह सकते हो, नोटबंदी हुई जब प्राइवेट बैंक ने ज्यादा घपला किया कंपेरिजन टू सरकारी बैंक के। सरकारी बैंक में 27% ओबीसी को, 15% एससी को जो रिजर्वेशन है, उसकी वजह से कुछ परसेंटेज लोग पहुंच चुके हैं। इस वजह से वहां पे भ्रष्टाचार में कमी आई है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा भ्रष्टाचार की, जो कि प्राइवेट सेक्टर में भरे हुए हैं। तो इस प्राइवेट सेक्टर का क्या है कि अब मोदी जी प्राइवेट सेक्टर बढ़ाते जा रहे हैं। और जब मोदी जी प्राइवेट सेक्टर बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में देख रहे हो सब जगह पीएसयू, 330 पीएसयू है, आपको पता भी नहीं चलता होगा। 330 पीएसयू में से मुश्किल से 30-35 पीएसयू में जगह निकलती है। भाई 330 पीएसयू में कौन बैठा है? आपने कभी आंकड़ा लगाया? नहीं लगाया होगा, क्योंकि पता ही नहीं है। जब तक रिसर्च नहीं करोगे पता क्या चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। तो 330 पीएसयू में एकदम ठेकेदारी चल रही है। वहाँ रिश्तेदारों को और जो अपनी कास्ट के लोगों को भरा जा रहा है, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमारे देश की बहुत बर्बाद होती जा रही है। अभी आप देख रहे हो कि आर्मी में एक जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसमें अभी एक रिपोर्ट आई कि उसमें क्या हुआ कि हमारी आर्मी या जो डिफेंस सिस्टम है वो 10 दिन तक चीन से नहीं लड़ सकता। ऐसा क्या हो गया भाई? 70 साल से सरकार चल रही है, 10 दिन नहीं लड़ सकते। ऐसा क्या? क्योंकि रिसर्च हो रही है, लेकिन उस रिसर्च का पैसा खा जा रहे हैं। रिसर्च नहीं हो रही, उसके नाम पे लोगों को फुद्दू बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। लोग, हमारे देश की जनसंख्या को पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चंद लोग बैठे हैं। क्योंकि हमारे लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हायर स्टडीज में जाने की कोशिश करें कि बाहर भी जाएं। तो मैं यही आपसे आग्रह करना चाहता हूं। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू। धन्यवाद विश्व प्रताप जी का कहने का मतलब था कि भारत में शिक्षा पे कंट्रोल 1000 वर्षों से किसका रहा, आप सबको पता है। और भारत में रिसर्च सेंटर में जो रिसर्च हो रही है, जो शोध हो रही है, उनमें भी आज उन्हीं लोग का पूरी तरीके से नियंत्रण है। कहा जाए कि हजारों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का एक इंस्टीट्यूशन में रिसर्च के नाम पे केवल कुछ लोग जो 70 सालों से लोकतंत्र बनने के बाद शासन कर रहे हैं, आज पूरे देश को ठग रहे हैं। भारत के किसी भी रिसर्च सेंटर में कोई रिसर्च नहीं हो रहा है,
कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। केवल कुछ लोग जिनका 3-4 हजार सालों से भारत के शिक्षा पे कंट्रोल था, वो आज देश की 85% जनसंख्या को ठग रहे हैं, याद रखना, ठग रहे हैं। इसका रीजन वो लोग नहीं है। अपने अंदर झांक के देखिए, आप खुद हो। आपके बच्चों के अंदर एक नया ट्रेंड चल गया है, कलर की नौकरी ले लेनी है, शादी कर लेनी है, उसके बाद जीवन चलेगा। इस ट्रेंड को बदलिए, शिक्षा पे कंट्रोल कीजिए। शिक्षा पे नियंत्रण ही राष्ट्र पे नियंत्रण, किसी राज्य पे नियंत्रण होता है। आप लाख चिल्ला लो, कांसीराम का सपना पूरा करोगे, शिक्षा पे बिना नियंत्रण आप कभी कुछ नहीं कर सकते हो। एक प्रोफेसर अपने जीवन में अपने जैसे 1000 कैंडिडेट खड़ा करता है और वही सारे के सारे लोग समाज बदलते हैं। अब मतलब मैटर ये करता है कि वो प्रोफेसर आरएसएस की विचारधारा का है कि अंबेडकरवादी विचारधारा का है। क्या क्लर्क अपने जैसे लड़के, अपने जैसे युवा खड़ा कर पाता है? कभी नहीं। रिसर्च में अपने बच्चों को भेजिए, यही इनका कहने का मतलब था। मैं आगे मिलंदर गौतम जी हमारे मार्गदर्शक हैं। सर आप आइए, हम युवाओं को और यहाँ जो खड़े युवा हैं उन सारे युवाओं को मार्गदर्शित कीजिए। और उसके बाद हमारे एक बहुत ही चर्चित चेहरे हेमंत कुमार बौद्ध जी, हेमंत कुमार बौद्ध जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो मंच पे आने का आग्रह करें। हेमंत कुमार बौद्ध जी, सर आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। पहले तो मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग सारे लोग यहाँ आ जाएं, जो मालूम तो चले कि अंबेडकरवादी कौन है या हमारे अपने लोग कितने हैं। सारे आ जाइए इधर की तरफ जरा प्लीज। आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो बहन जी के सम्मान में खड़े हुए हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये बीएसपी का बैनर जरूर हमने लगा रखा है, पर बीएसपी की तरफ से हमें कोई औपचारिकता नहीं मिली है, कोई घोषणा नहीं हुई थी कि हम ये प्रोग्राम करेंगे। ये हमारा युवाओं का दिल्ली एनसीआर का जो एक संगठन है उसने ये विरोध किया है, जो राज्यसभा में बहन जी को बोलने नहीं दिया गया था। मैं पहले आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। आप सभी को मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी ने या आरएसएस ने या फिर इस भारत की सरकार ने जो राष्ट्रपति बनाया है, क्या वो सही बनाया है? राष्ट्रपति अगर कोई दलित है तो क्या राष्ट्रपति दलित होने से हमारा कोई उद्धार हो सकता है? अगर मोदी जी को अगर दलित ही देखना था तो खुद की अपनी सीट हटा करके अपना दलित हमारा भाई कोई प्रधानमंत्री बनाए, तब हम माने कि मोदी कोई है चीज। अगर मोदी ने कोई चीज करना है तो कुछ समता, हम लोग बात करते हैं समता की, पर ये लोग बात करते हैं समरसता की। समरसता में अगर घुस के जाएंगे तो समरसता में राजा अशोक आते थे। समरसता का मीनिंग होता है जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही चलता रहे। तो हम पिछले अगर 600 साल 700 साल पुराने अगर हम जाएं तो शासक तो हम ही थे ना, तो इनको तो फिर से गुलाम बनना पड़ेगा। तो अगर समरसता की बात करनी है और अगर भारत सरकार को अगर किसी दलित की बात करनी है तो एक तो प्रधानमंत्री बनाया जाए, राष्ट्रपति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर राष्ट्रपति कोई बनता भी है दलित तो वो तो पहले भी बन चुका है एक दलित। अगर बहन जी को राज्यसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा तो राष्ट्रपति दलित बनाने का क्या फायदा? एक दलित हमारी महिला, एक दलित हमारी जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, अगर वो संसद में नहीं बोल सकती तो फिर हमारे राष्ट्रपति बनाने का क्या औचित्य रह जाता है, क्या फायदा होता है? मैं मोदी जी से और मोदी जी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बना करके उन्होंने हमारे पास क्या, हमें क्या दिया है? हमें कुछ नहीं दिया। अगर बनाना है तो 2.5 से 3 साल मोदी जी को हो गए हैं अपनी सत्ता छोड़ करके, बाकी के 2 या 2.5 साल जो बचे हैं एक बार दलित प्रधानमंत्री बना के दिखाएं, तब हम मानेंगे कि हाँ मोदी जी समानता की बात करते हैं या समरसता की बात करते हैं। तो समरसता में पिछले जो शासक रहे हैं वो हम ही लोग तो थे, तो शासन जो है वो हमारा ही आने वाला है। मेरा आप सभी से एक अनुरोध ये है कि 2019 में हम सभी लोग
बहन जी का हाथ मजबूत करें और आपस में जितने भी लोगों की आपस में भ्रांतियां हैं, लड़ाइयां हैं, गुस्सा है, नाराजगी है, उस नाराजगी को आप आपस में दूर करें। एक एक कप चाय पी के घर में जाएं, घर में जाकर के एक एक कप चाय पिए। चाय किसी मोदी जी की नहीं है, चाय आपकी अपनी है, आपने आसाम में खुद उगाई है। आप वो चाय पिए और अपने गिले शिकवे दूर करें। मेरे भी बहुत लोगों से गिले शिकवे थे, मैंने भी बहुतों से दूर किए हैं। बेशक मैं चाय नहीं पीता, पर कोल्ड ड्रिंक और कॉफी के साथ मैंने वो गिले शिकवे दूर कर चुका हूं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप सभी लोग बीएसपी को मजबूत बनाएं, आगे बढ़ाएं, तभी हमारा कुछ फायदा हो सकता है। फायदा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने राजा अशोक के बाद अगर किसी ने हमारा इतिहास बनाने का कोशिश की है तो वो बहन जी ने की है। इससे पहले कांग्रेस आई, सपा आई और बीजेपी आई, किसी ने हमारी एक मूर्ति नहीं लगने दी। आज बहन जी ने हमारा इतना बड़ा इतिहास बना दिया कि आपके आने वाले जितनी भी पीढ़ियां आएंगी, हजारों पीढ़ियां जो आएंगी, वो आज आपका इतिहास जानेंगी कि हाँ, एक बहुजन समाज था हमारा और ये हम लोग उस चीज के गवाह रहेंगे कि हम लोगों का इतिहास में नाम होगा कि हाँ, हम उस टाइम के लोग हैं जिस टाइम पे ये चीज सारी, ये इमारतें, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी और ये मूर्तियां लगाई गई थी। मेरा आपसे पुनः यही आग्रह है कि आप लोग सभी लोग एक हो जाएं। अगर हम एक हो जाएंगे तो किसी मनुवाद की हमें जरूरत नहीं है कि वो 600 साल लगा दे, 900 साल लगा दे। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि 90 साल का मोदी का ये प्लान था, 90 साल बाद वो यहाँ आया है। अरे आप अपने आप को देख लीजिए, 6500 साल से हम लोग दबे कुचले थे। हम लोगों को आज बाबा साहब ने कहाँ लाके कर दिया खड़ा, साहब काशीराम साहब ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि हम मुट्ठी भर लोग कुछ एकजुट हुए थे। और अगर हम सारे एकजुट हो जाएंगे तो इस भारत पे तो शासन हमारा ही होगा। निगम क्या, पार्षद क्या, किसी भी तरीके से एमपी एमएलए जो भी हो, सब हम ही लोग होंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारा खुद का होगा, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बार पुनः फिर से कहता हूं, सब लोग एक हो जाइए, एक होके रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। अरे जय भीम, अरे जय भीम, अरे साहू जय भीम, अरे फूले जय भीम, जय काशी जय भीम। अब हमारे आखिरी वक्ता के तौर पर हमारे बीच एक जाना माना चेहरा हेमंत कुमार बहुत अपनी बातों को रखेंगे। हेमंत, आपका स्वागत है, आप आइए। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। वैसे तो मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, अपने गाने के माध्यम से बहन जी के काफी गाने हमने गाए हैं, बाबा साहब के मिशन के, और हमारे समस्त महापुरुषों की वाणियों को हम अपने संगीत के माध्यम से लोगों के बीच में जाके गांव हो या शहर वहाँ रख रहे हैं। और जिस तरीके से राज्यसभा में बहन जी को उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, तो हम आज उनके समर्थन में यहाँ पे आप सभी के साथ एकजुट हुए हैं और अपनी एकता का ये प्रदर्शन, ताकि केंद्र में बैठी सरकार को यह पता लगे कि हमारी नेता जो बहन मायावती जी हैं, उनकी आवाज दबाने का जो नतीजा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे दबे कुचले समाज की जो आवाज उठाने वाले नेता हैं, तो हम चुप नहीं बैठेंगे और सड़कों पर निकलेंगे। और हमारे सभी युवा वर्ग जितने भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और जो भी आज फेसबुक के माध्यम से भी जो लाइव चल रहा है लोग देख रहे हैं, अभी सुबह मॉर्निंग में 2 कार्यक्रमों से हम लोग होके आए हैं, तो रास्ते में देख रहे थे लाइव चल रहा है पूरे प्रोग्राम फेसबुक पे। तो ये पूरे देश में क्या, पूरे दुनिया में यहाँ से ये संदेश जा रहा है जंतर मंतर से। तो मैं बधाई देता हूँ आप सभी को, जितने भी यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजर हैं उन सभी को, और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जब बहन जी ने जो ये इस्तीफा देके जो ये कदम उठाया है, पूरा बहुजन समाज उनके साथ है, हम सारे युवा वर्ग उनके साथ हैं, तो आज आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और
आशा करता हूं कि एकता का परिचय हम सब लोग मिलके पूरे देश में पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है, बहन जी के समर्थन में खड़े होंगे। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धस्स। जय भीम, जय भीम। साथियों, एक श्रोता और एक वक्ता हमारे और बढ़ गए हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आप उनकी भी वाणी को सुनिए। हमारे बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी से केपी सिंह है। सर, मैं आपका मंच पे स्वागत करता हूं, हम युवाओं को मार्गदर्शित कीजिए। जय हिंद। साथियों, मैं आपके बीच में हूं। मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूं। मैं मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के पद पर 5 साल काम किया है। बाबा साहब को डायबिटीज थी, मैं डायबिटीज के लिए डेडिकेटेड हूं। किसी भी व्यक्ति विशेष को ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज किसी भी तरह की है, मैं उच्च कोटि के अस्पतालों में एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, जो आजकल फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट ओखला में है, और मेदांता में मैं अभी पर हूं। वहां पर ईसीजी को, टीएमटी की आप सभी लोगों को किसी भी टाइम जरूरत पड़ती है, पूनम बहन जी के पास मेरा नंबर है। रात को 24 आवर आप कभी भी मेरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अभी मैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में हूं। वहां पर मैं 30 मई 2018 तक रहूंगा। किसी भी आदमी को कभी कोई जरूरत पड़ती है, या मेरे द्वारका में रेजिडेंस है, वहां पर कभी भी आके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रहा। अब मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, अगर शासक बनना है तो आप लोगों को सबसे पहले अपने मोहल्ले का प्रेसिडेंट बनो, सेक्रेटरी बनो, मेंबर बनो, क्योंकि जब तक हमारी जान पहचान नहीं होगी लोगों से, तब तक हम शासक नहीं बन सकते हैं। शासक से हम गुलाम कैसे बन गए, ये सभी हम लोग इतिहास की बातें करते हैं, लेकिन जब तक हम उसको अपने हाथों में नहीं लेंगे, तो हम सभी लोगों को यहाँ से जाने के बाद, जैसा कि मैं मंच में पहले से ही सुन रहा हूँ, उसकी चर्चा करनी है कि आज हम कहाँ गए थे, हमने क्या टाइम दिया। लोग आपको सुनेंगे, और सुनेंगे तो फिर और लोगों में भी ये उत्तेजना आएगी, तो अगली बार हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम होंगे उनमें हमारे लोगों की संख्या बढ़ेगी। जब तक हमारी संख्या कहने को तो 85% है, लेकिन काम करने के लिए केवल मुश्किल से 10% ही है। तो हमें जब तक जन जन के मन में, मस्तिष्क में जब तक आंदोलन नहीं होगा, तब तक हमारे ये आंदोलन उच्च कोटि के आंदोलन नहीं होंगे, और हमें सफलता मिलने में मेरे को हमेशा संदेह रहता है। इसलिए आप लोगों से मेरा लास्ट वर्ड यही है कि हमें अपनी पहले एकता बढ़ाएं, और हम जहाँ भी कहीं रहते हैं उस मोहल्ले के कोई न कोई पदाधिकारी बने, जिससे लोग आपको जानेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने जिस तरीके से मेडिकल सुविधाओं के लिए